तो क्या मोदी ने उनका पर काट दिया है और उनको बोल दिया तुम फेल हो गए, तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ, तुमने जो भी किया उसे दिल्ली में दंगा भटका और अंत में मुझे प्रधान का रेजिग्नेशन लेना पड़ा? क्या इसलिए पर काट दिए गए या किसने पर काटे हैं? सुधांशु जी, आपका क्या विचार है? क्या हुआ अमित शाह के पास साथ? देखिए, अमित शाह का पर कोई नहीं काट सकता, वो भले दूसरे का पर काट दें, वो अलग बात है। एक मूवी का डायलॉग याद आ जाता है, एक गजनी मूवी का, जिसमें एक्ट्रेस बोलती है कि अरे कोई एक पैर पे अब खड़ा हो जाए, हाँ तो क्या करता है, क्या करेगा। अब आती है बात अमित शाह पे कि वो जो लाठीचार्ज किए बच्चों पे, तो वो तो बच्चों पे लाठीचार्ज करना, सख्ती से उस बरतना, वो तो गलत है, उसको दूसरे ढंग से हैंडल किया जा सकता था। देश में, पूरे देश में एक माहौल खराब हो रहा था और जेनजी का प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा था। इस माहौल को शांत करने के लिए कोई न कोई स्टेप उठाना था। आजकल हमने देखा है कि अमित शाह जो है पूरे गायब ही हो गए हैं। वो ऐसे लोग जिनको चाणक्य बोला जाता था, पता नहीं आजकल कहाँ गायब हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी ने उनका पर काट दिया है या किसने काटा है उनका पर? क्योंकि वो ऐसे नेता तो है नहीं कि बैकग्राउंड में जाके घुस के वो पिछले दरवाजे से आजकल देखने को मिल रहा है कि सांसद बाहर खड़े रहते हैं तो पिछले दरवाजा से अंदर जा रहे हैं, विधान पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। और जैसे हमने बोला कि हमारी डेमोक्रेसी कहाँ गई है, सोचो होम मिनिस्टर होके उनको इतने दिनों से कॉल किया जा रहा है कि पार्लियामेंट में आके अपना दीजिए कि वो ट्रक कैसे पहुंचा, आपने कैसे पुलिस चेंज किया, उसके बाद क्या क्या हुआ दिल्ली में। उनके लिए जवाब देने के लिए पूरे सांसद मांग रहे हैं कि आप आके पार्लियामेंट में बताओ, और वो गायब है। तो क्या हुआ? यही हमारी डेमोक्रेसी है। तो क्या मोदी ने उनका पर काट दिया है और उनको बोल दिया तुम फेल हो गए, तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ, तुमने जो भी किया उसे दिल्ली में दंगा भटका और अंत में मुझे प्रधान का रेजिग्नेशन लेना पड़ा? क्या इसलिए पर काट दिए गए या किसने पर काटे हैं? सुधांशु जी, आपका क्या विचार है? क्या हुआ अमित शाह के पास साथ? देखिए, अमित शाह का पर कोई नहीं काट सकता, वो भले दूसरे का पर काट दें, वो अलग बात है। वो उनका कोई पर नहीं काट सकता। बात हकीकत है कि दिल्ली में जिस तरह से पुलिस को आदेश दिए गए, बिना आदेश का पुलिस तो ऐसे काम कर नहीं सकता। तो डेफिनेटली पुलिस को किसी ने आदेश दिया है और आदेश देने वाला होम मिनिस्ट्री ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता। तो जिस तरीके से पुलिस ने मिसव्यवहार किया है, अगर गलत व्यवहार किया है स्टूडेंट्स के साथ, प्रोटेस्टर के साथ, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अमित शाह के ऊपर होना चाहिए और होना भी है। लोगों ने, विपक्ष के लोग यही सवाल उठा रहे हैं जो आखिर आपने बच्चों के ऊपर इस तरह की बात क्यों नहीं की। इतना ही नहीं, कोर्ट ने, मैंने एग्जैक्टली मुझे नहीं पता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी कोर्ट ने ये भी कहा, या बताइए पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ उस प्रोटेस्ट में। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और सरकार को, अमित शाह को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। उनको भी पता है कि संसद में लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं, सब लोग इस चीज़ का जवाब मांग रहे हैं। पर जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचेंगे, संसद के बाहर लोग उनसे सीधा सा यही सवाल पूछेंगे और जवाब मांगेंगे लोकसभा के अंदर की। यही सबसे बड़ा वजह है कि वो अभी संसद पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये सही बात है, उनको जवाब देना पड़ेगा और अभी पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, ये भी फैक्ट की बात है। लेकिन हमारा डेमोक्रेसी इस तरीके से नहीं बना हुआ था। हमारी डेमोक्रेसी में जनता का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमेशा रिजर्व रहने चाहिए और ये होना भी चाहिए, जो कि अभी हो नहीं रहा। तो मैं तो यही मानूंगा कि अमित शाह के ऊपर किसी का प्रेशर, तो लोगों का प्रेशर है, उन प्रोटेस्टर्स का प्रेशर है, अपोजिशन का प्रेशर है, इस वजह से वो संसद अभी नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विभूति जी, ऑब्वियसली हमने प्रधान का रेजिग्नेशन देखा, मोदी जी ने फाइनली बच किया। पर आपको नहीं लगता कि जो होम मिनिस्टर पार्लियामेंट से भाग रहे हो, तो भागना ही है तो रेजिग्नेशन करके जाओ, है ना? ये क्या मतलब है कि तुम कैसा हमारा लोकतंत्र है कि आप संसद में आके जवाब नहीं देते? और पहले लोग कहते हैं कि हम जवाब देते हैं, मोदी जी रात में ट्वीट करते हैं, रात में इंस्टाग्राम करते हैं। क्या हमारे पार्लियामेंट के लिए मुँह देखने के लिए बनाए थे इतना बड़ा करोड़ों रुपये खर्च करके? जब इंस्टाग्राम पर ही चलाना था तो हमारी तरह लीडर टैंक चला लेते, है ना? क्योंकि सारे लीडर वहीं आ जाते। क्यों इतने करोड़ों, हजारों करोड़ का खर्चा किया उन्होंने? तो आपका क्या कहना है? अमित शाह भाग रहे हैं और वो रेजिग्नेशन करने वाले हैं, या मोदी जी रेजिग्नेशन लेने वाले हैं क्योंकि पार्लियामेंट में नहीं आने वाले, या अल्टीमेटली जेएनजी को फिर से आवाज़ उठाना पड़ेगा, फिर से लाठी खानी पड़ेगी, है ना, उनका भी रेजिग्नेशन लेने के लिए? जी नहीं, देखिए आपने जो बोला, जो प्रधान जी का रेजिग्नेशन लेना पड़ा, तो वो तो मुझे लगता है कि एक
ये इंस्टेंटेनियस एक मूवमेंट था और उनको एक हाथ लग गया नीट का पेपर लीक और फिर उसके बाद प्रधान जी का इस्तीफा। और एक मूवी का डायलॉग याद आ जाता है, ये गजनी मूवी का, जिसमें एक्ट्रेस बोलती है कि अरे कोई एक पैर पे अब खड़ा हो जाए हाँ तो क्या करता है, क्या करेगा, जब आमिर खान के बारे में रेफरेंस में झूठा ही बोला गया है। तो वही है कि जो अब सब लोग जैसे एकदम एक पैर पे खड़ा हो गए कि भाई प्रधान जी का हमको इस्तीफा चाहिए। तो शुरू में तो उन्होंने देखा कि जो ये कोई लॉजिकल है नहीं, तार्किक है नहीं, तो रुके रहे। लेकिन जब देखे कि अब बात हाँ हद से आगे बढ़ रही है तो चलो भाई दे दिया जाए। और उनके बात ये है कि इस्तीफा ले लिए और उसको जीत मांग रहे हैं। अब इस्तीफा के बदले जो आए हैं प्रहलाद जोशी, अब उन पे भी वो लोग कुछ न झूठ मूठ का आरोप जो है सो लगा रहे हैं। तो इनका कोई एक दिशा, एक डायरेक्शन का ये मूवमेंट जो है सो लगा नहीं। ये हम उसे एक मोमेंटस, एक क्षणिक निर्णय देखते हैं शांत करने के लिए। अब आती है बात अमित शाह पे कि वो जो लाठीचार्ज किए बच्चों पे, तो वो तो बच्चों पे लाठीचार्ज करना, सख्ती से उस बरतना वो तो गलत है, उसको दूसरे ढंग से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन कभी कभी मॉब जो है सो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जैसे पत्थरबाजी की घटना हुई। एक दो पुलिस को जो हमने वीडियो में देखा कि वो उसको बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, मारपीट किया गया। तो वैसे स्थिति में जब जान पे बन आती है तब एक कंट्रोल मेजर तो लेना पड़ता है, तो वो लिया गया। तीसरी बात कि अब ये है कहाँ, माने अमित शाह है कहाँ, उनका क्या पर कतरा गया है। तो सुधांशु जी जैसे बोले कि वो तो दूसरे का पर कतरते हैं, उनका कोई पर नहीं कतरेगा। तो उस बात से हम सहमत हैं। वो है कि जो चाणक्य हैं वो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं पूरा, बहुत सारी एजेंसियां हैं तो उस पर काम कर रहे होंगे, और ताकि स्थिति जो है सो कंट्रोल में आए और जेएनजी या जो भी नवयुवक है उनका भी समस्या को सुना जाए, उसका समाधान निकाला जाए। तो पर तो नहीं कतरा गया है और वो जो है सो जरूर बैकग्राउंड में काम कर रहे होंगे। और रही बात कि वो तो भागने वाले नहीं है, पार्लियामेंट में अगर उस पर डिस्कशन हुआ भी है और उसमें अगर डिस्कशन हो तो हमको लगता है कि वो पूरी अपना पक्ष रखेंगे। सुधांशु जी, जैसे इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया या इलेक्शन से डर गया? क्योंकि इतने डंडा मारने के बाद 20 दिन किसी को भूखा रखवाने के बाद, है ना, वो कौन सा एहसान कर दिए। वो भी कहते हैं कि सफदरजंग में जाके पकड़ के ले आए, लोगों को पीटा, है ना, और अब खुद पार्लियामेंट से गायब हो और बैकग्राउंड में काम कर रहे हो। अरे तो इस बात पे रिजिग्नेशन कर लो ना, बैकग्राउंड में जाके काम करो। क्या आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए, जहां तक डरने की बात, हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि पूरे देश में एक माहौल खराब हो रहा था और जेएनजी का प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा था। इस माहौल को शांत करने के लिए कोई न कोई स्टेप उठाना था। तो उस स्टेप्स को उठाने के लिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, जो एक अकाउंटेबिलिटी की तरह सही भी है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उन्हें अच्छा किया, जो सही टाइम क्या बोलेंगे, लेट हो चुका था, बहुत पहले ही ये डिसीजन लेना चाहिए था कि उसका इस्तीफा होना चाहिए था। क्योंकि ये प्रोटेस्ट एक दिन तो चला नहीं, ये प्रोटेस्ट लगभग 2 महीने से ऊपर चले थे, तो उनको एक्शन पहले लेना चाहिए था। सरकार ने पूरी तरीके से उनका इंतजार किया। जो देखते हैं ये माहौल कब तक बनता है। पहले सप्रेस करने की कोशिश की, अलग अलग तरीकों से सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन ये हुआ नहीं। ये माहौल धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया, अनकंट्रोल हो गया, तब सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया। ये बात हम बिल्कुल भी फैक्ट है कि सरकार को वहाँ पे गोलियां, जिस तरह से वो पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी तो बिल्कुल सरकार बैकफुट पे है और बैकग्राउंड से काम कर रही है, चाह रही है कि किसी तरीके से माहौल को शांत कर दिया जाए और ऐसा स्टेप्स ना ले। लेकिन आपको ये भी बात सोचना पड़ेगा, क्या हर जगह अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा से काम चल जाएगा क्या? क्योंकि अभी देखिए झारखंड में हो रहा है, इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिहार में होंगे, कल कहीं होंगे। ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, एक टेम्पररी सोल्यूशन है, जो कि बिकॉज ऑफ जेएनजी के वजह से ये स्टेप्स उठाया गया। आपको एक परमानेंट सोल्यूशन लेना पड़ेगा, तभी जाकर ये प्रोटेस्ट किसी न किसी तरीके से खत्म होगा। तो ये बात फैक्ट है। अब सरकार तो बैकफुट पे है ही, ये तो हम लोग आप देख ही रहे हैं। फिर इस पे अमित शाह और प्रधानमंत्री जी को जवाबदेही तो बनता ही बनता है। और अब जिस तरह से देख रहे हैं, जो लोग मीडिया में अपना प्रेस रिलीज नहीं कर पा रहे थे, जो मीडिया का सवाल नहीं ले रहे थे, वो आजकल इंस्टाग्राम पे आ गए हैं। तो ये तो सबसे बड़ी जीत है जेएनजी का। जो प्रधानमंत्री जैसा लोग, हमारा प्रधानमंत्री जो मीडिया का सवाल नहीं लेते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, वो आजकल रात को 12 बजे में इंस्टाग्राम पे वीडियो रिलीज कर रहे हैं।
तो बिल्कुल सरकार को तो प्रेशर तो है और अच्छा है, डर अच्छा है, मोदी जी का ही स्टेटमेंट है, डर अच्छा है, अच्छे दिन सबके आएंगे, तो हो रहे हैं। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि केवल प्रोटेस्ट की बात नहीं है। कहते हैं कि हम शिक्षा सुधारेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अरे दिख रहा है 2024 का वही होम मिनिस्टर अमित शाह के अंदर में ही सीबीआई आती है, राइट? उन्होंने 2024 के आरोप, और जब विभूति जी आप जब बोलते हैं कि ये शिक्षा मंत्री कुछ कर रहे थे, मैं देख रहा था जब वो दे दिए थे रेजिग्नेशन कि 2024 में भी जब शपथ लेने जा रहे थे तो विपक्ष ने नीट नीट करके उनको चिल्लाया था। तो जो शिक्षा मंत्री 2 साल में नहीं सुधरा वो क्या सुधरेगा? और जो होम मिनिस्टर अभी नहीं सुधरा उसको मौका मिले तो सारे विपक्ष वाले को वो ईडी चला लेती है। लेकिन उनसे नीट के जो 2024 के लोग हैं वो पकड़े नहीं जाते, लड़के को पीट लेते हैं लेकर के जिनके पास गन नहीं है। और जो लड़कियां कुछ बोल दिया आवेश में, है ना, उसको पूरे ट्रोल आर्मी बना के भेज रखे हैं। ये कैसा होम मिनिस्टर है? खुद पार्लियामेंट में आते नहीं है, फिर कैसी डेमोक्रेसी है? हमें एज ए लीडर टैंक हम किस डेमोक्रेसी को समझना चाहते हैं कि जो होम मिनिस्टर भाग रहे हैं पार्लियामेंट से, है ना, उनको रेजिग्नेशन नहीं दे देना चाहिए? किस बात का आप होम मिनिस्टर हो? नहीं, बिल्कुल आप जहाँ ये बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक शिक्षा मंत्री को पहली बार कोई पेपर लीक नीट का हुआ नहीं है, शिक्षा मंत्री को पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। 2024 में सरकार ने एक रूल लाया था, सेम जिस तरह से रूल अभी आई है पेपर लीक के अगेंस्ट में, उसी तरीके का एक रूल आया था 24 में। 24 रूल आने के बाद 2 और नेशनल लेवल के पेपर लीक हुए। क्या उसी रूल के तहत उसमें एक्शन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। 24 में जो संजीव मुखिया का जो गिरफ्तारी हुई थी, सीबीआई ने उसका आज तक चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। तो आप समझ सकते हैं जो किस तरह के सरकार काम कर रही है। शिक्षा कभी सरकार के ऊपर प्रायोरिटी था भी नहीं, मैं बार बार कहता हूं, अभी भी नहीं है और आगे रहेगी कि नहीं उसका कोई भरोसा भी नहीं है। तो हमें जो सरकार 12 साल में एक नीट जैसा पेपर सही से करवा नहीं पा रही है, वो सरकार आज वन नेशन वन इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। सोच के देखिए, 12 साल कोई कम नहीं होता। 12 साल में आप पूरे अगर देखेंगे तो लगभग 150 पेपर लीक हुए हैं इंडिया के अंदर, 150 पेपर लीक हुए हैं। और नेशनल लेवल के एग्जाम्स हर दूसरे साल लीक हो रहे हैं, हर दूसरे साल। इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? सरकार को ही लेना पड़ेगा। भारत की सरकार, आप सत्ता में है, एजुकेशन मिनिस्टर आपका, सब चीज आपका है, आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, फिर भी आपसे बीपीएससी जेपीएससी का पेपर, नीट का पेपर, आईआईटीज का पेपर लीक हो रहे हैं, आपसे कुछ हो नहीं जा रहा है। तो 12 साल कम नहीं होते। और जनजी का प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज है और होना भी चाहिए। हाँ, तो विभूति जी, जैसे मेरा कहना है कि वो बंगाल में जाते कहते हैं सब बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, यहाँ पे होता है तो डंडा चलाते हैं, पार्लियामेंट चलता है तो पार्लियामेंट आधा चलता ही है, उसमें भी वो गायब रहते हैं। ये कैसे होम मिनिस्टर हैं? और उनका पर ना काटा जाए, अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं काट रहे हैं तो क्या जनजी को जाके नहीं काटना चाहिए? क्योंकि हमें तो यही लगता है, आपको बस ईडी और सीबीआई मिल गया, सबको धमकाते रहो, अपना प्रचार करते रहो, इलेक्शन कमीशन को बाई कर लो, जिसका नाम करे वोटिंग लिस्ट से उड़ा दो, है ना, और आप मजे से पार्लियामेंट भी ना हो और घर में बैठो मजे करो, है ना, और ज्यादा बोले तो ईडी और सीबीआई छोड़ दो उस पर। बिजनेसमैन तो डरते ही है ना। अभी एक आवाज खुली है, लोग कहते हैं कि उससे कुछ सॉल्व नहीं होता। अरे तो तुमसे भी तो कुछ सॉल्व नहीं हुआ ना, तो इसी बात पे रिजाइन कर दो। जब जेनजी से सॉल्व नहीं हो रहा, वो तो पार्लियामेंट गए नहीं है ना। अगर ऐसा लगता है तो उन जेनजियों को दे दो पार्लियामेंट चलाने के लिए। तो ये कैसा है कि आप पार्लियामेंट से भी भागते हो और कहते हो कि हम रेजिग्नेशन भी नहीं देंगे? तो इस पर क्या विचार है आपका कि ये कब तक चलता रहेगा? दूसरे को पकड़ के जेल में डालो एंड आप जब अपनी जवाबदेही की बात आए तो आप गायब हो जाओ। ये ठीक है। इसमें पार्लियामेंट में तो पता नहीं किस संदर्भ में आप ये जो अभी जनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ है उस संदर्भ में बोल रहे हैं। जनरली तो पार्लियामेंट में आते हैं और काफ़ी एग्रेसिव होकर बहुत समय समय पे वो बोलते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज काफ़ी हुआ है। क्वेश्चन ये नहीं है कि जब आपको सुविधा हो, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं, जब उनको मिलता है राहुल गांधी तो वो तमाचा बचाने के लिए पार्लियामेंट आ जाते हैं। क्वेश्चन है जब सड़क पे लोग इतने मार खाए हैं, इतने किए हैं, जब सांसद क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार है उनके पास, आज क्यों नहीं आ रहे? क्वेश्चन ये नहीं है कि वो क्या करते, वो तो सबने देखा ही है दुनिया ने कि वो कितने पावरफुल है ना। उसमें तो कोई वो चिदम्बरम से स्टार्ट किए थे जेल भेजना, अब आज तक जेल ही भेज रहे हैं सबको। लेकिन क्वेश्चन है कि अब क्या? तो ये बात सही है कि थोड़ा और पार्टिसिपेशन इनका चाहिए, थोड़ा और जैसे प्रधानमंत्री जी पिछले एक सप्ताह या जब से जनजी प्रोटेस्ट पीक पे हुआ उसके बाद जो है सो ऑलमोस्ट डेली हमको लगता है कि एक वीडियो जो है सो डालते थे, छोटा ही रहता था लेकिन वो एक
काफ़ी कनेक्ट किया, उसका काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव हुआ और उसको जनजी आंदोलन समाप्त करने में काफ़ी उसका रोल रहा। और उस आंदोलन जनजी में जो एक्टिव थे उसी को नहीं, वही नहीं, बाकी लोग जो थे जो नॉन एक्टिव थे उन पर भी काफ़ी प्रभाव डाला। तो उस तरह ऐसा कम्युनिकेशन काफ़ी प्रभाव डालता है। तो होम मिनिस्टर को भी चाहिए कि जो वो अपना पीपल लोग से कनेक्ट हो, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो, अपना पक्ष रखे। जो पैलेट गन की जो बात जो है सो अभी तक आ रही है, राहुल गांधी जी बार बार जो है सो उसको उठाते हैं। जेएनजी भी जो है सो उसको, जेएनजी या कुछ जो स्टूडेंट यूनियन के जो एक्टिविस्ट हैं वो लोग भी उठाते रहते हैं। तो इस बात से हम सहमत हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो वैसे ही अमित शाह जी को भी आ करके अपना पक्ष रखना चाहिए, एक नॉन फॉर्मल वे में। एक फॉर्मल वे में पार्लियामेंट में तो अपना पूरा क्लैरिफिकेशन देना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी मेरे अंदाज से अभी पार्लियामेंट चल रहा है तो नो फॉर्मल वे ना तो प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल है ना होम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल है। और दूसरी बात है कि अगर आपको इस तरह का कम्युनिकेशन देना भी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। आप कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है दुनिया में, कहाँ है कि जो इंस्टाग्राम पे वन वे कम्युनिकेशन किया जाता है। अगर पार्लियामेंट नहीं चल रहा होता तो आपको फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए है, ना कि आप इंस्टाग्राम पे रील बनाओ। तो हमारा तो यही आग्रह है लोगों से कि अपने सांसदों को पूछो, यही क्वेश्चन है कि कहाँ है हमारे होम मिनिस्टर। हम इसलिए उनको वोट दिए थे क्या? इसलिए वोट मांग के गए थे कि घर में जाके वो पीछे से चाणक्य करेंगे और सीबीआई और ईडी में किसको अरेस्ट करना है इसके लिए वो डिसाइड करेंगे, या हमारे कंट्री में क्या हो रहा है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आएंगे। और कंट्री आई थिंक ऑलरेडी एक प्रॉब्लम से गुजर चुका है। लोग कह रहे हैं कि झारखंड में आंदोलन हो रहा है, लेकिन आखिर कितने साल तक लोग बैठे रहेंगे और आप अपना पावर का गेम खेलते रहोगे। तो इट्स हाई टाइम कि पार्लियामेंट में आप अपने सांसदों से पूछिए, आप जवाब दीजिए, कम से कम जवाब तो दीजिए। आपको अच्छा लगे बुरा लगे लोग सोचेंगे, लेकिन आप भाग भी रहे हो, ये कैसी डेमोक्रेसी है? तो मेरा यही कहना है, पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में आइए। नहीं, भारत की सरकार अभी बस किसी तरीके से विधायक और एमएलए एमपीज को जुटाने में लगे हुए हैं ताकि वो लेमिनेशन वाला जो बिल है ना वो किसी तरीके से उनके पक्ष में आ जाए और वो इम्प्लीमेंट हो जाए। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऐसे विपक्ष के पार्टियां हैं जहां से सांसदों को खरीदा जा रहा है और उसको अपने पक्ष में एनडीए के दल में लाने की कोशिश की जा रही है। तो भारत सरकार के पास अभी इस तरह का कोई ऐसा प्रावधान है ही नहीं, या ना ही इस पे कोई प्रायोरिटी है कि सरकार इस चीज़ के ऊपर फोकस करे। ये बात सरासर सही है कि जिस दिन होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री अगर संसद में आते हैं, पूरा का पूरा विपक्ष सिर्फ नीट के अलावा दूसरा कोई सवाल नहीं पूछेगा। और ये एक ऐसा मुद्दा है कि चेयर्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा और चेयर्स को भी कहना पड़ेगा कि आप इस चीज़ का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए, जो ये एक्शंस हुआ क्यों, इसका सॉल्यूशंस क्या है, इसका परमानेंट फिक्स क्या है, पूरा का पूरा चीज़ देना पड़ेगा। सरकार इसलिए बैकफुट पर है, चाहती है किसी तरीके से हम उसका एक दो बिल ला दें। जैसे आप देखे होंगे नीट का जो बिल आया, पेपर लीक का एक बिल आ गया है, ताकि लोगों को प्रभाव से अलग किया जाए, शांत किया जाए किसी तरीके से, और धीरे धीरे सरकार फंक्शनल होगी। नहीं, मैं भी जानता हूँ कि शांत रखना भी बहुत जरूरी काम है। कभी कभी थोड़े थोड़े पावर यूज किए जाते हैं, पर पावर का ये मतलब नहीं है कि आप ट्रक लगा दो भरे हुए, किसी को भी पीट लो क्योंकि आपके पास गन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने लाइसेंस का, है ना, और जब पार्लियामेंट चले तो आप वहां से निकल लो। तो ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। मुझे पता है कि लोगों को शांत करने के लिए कभी कभी आपको कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन आप वहां कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जंतर मंतर पे जाके लोगों को समझा नहीं पाते हो कि हम आप ही की बात सुनने के लिए बैठे हैं, और सांसद में भी आप सांसदों का भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। ये कैसी डेमोक्रेसी है? और फिर जेएनजी अगर ये कहता है कि हम अपना डेमोक्रेसी रिक्लेम करेंगे तो फिर क्या गलत है? आपसे ना शिक्षा सुधरता है ना कुछ सुधरता है। आप जब मन करता है उसको पीट लेते हो, तो फिर लोग क्यों नहीं प्रोटेस्ट करें? यही पार्टियां थी, आपको याद होगा, यही पार्टियां थी जो राहुल गांधी के संसद में कितना अटेंडेंस होता था इस पे बवाल मचाते थे संसद के अंदर और बाहर ट्रोल मीडिया में ये चीज़ कहा जाता था राहुल गांधी जो है संसद में नहीं पाए जाते हैं जब भी कोई महत्वपूर्ण बिल की बात होती है। आज सरकार बताए कि हमारे अमित शाह जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। ये तो खैर जेएनजी का मसला है, जो 10 साल से जेएनजी ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, तब जाके उन्होंने रोड पे आ गए कि भाई मुझे प्रोटेस्ट के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और सरकार भी जेएनजी की बात कभी नहीं सुनी। आज देख लीजिए झारखंड में लगभग 15 दिन 20 दिन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्योर सारे के सारे जेएनजी जो हैं जेपीएससी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार सुन पा रही है? बिल्कुल नहीं सुन पा रही है।
जिस दिन सरकार उसमें अगर अपोजिशंस के लोग उसमें अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब फिर यही सरकार बोलेगी जो है विपक्ष के लोग प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स अगर सवाल पूछते हैं तो सरकार कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, तो फिर करे क्या? जनजी के पास नहीं, दूसरा वो ऑप्शंस क्या है? ये तो हमारी डेमोक्रेसी की विडंबना है कि जब विपक्ष वाले आते हैं तो कहते हैं आप राजनीति करते हो, विपक्ष वाले नहीं आते हैं तो कहते हैं विपक्ष कुछ काम नहीं करता। जैनजी बेचारा आंदोलन ना करे तो कहता कि सब तो सेटिस्फाई है, देखो कितना अच्छा से हम जीत लिए, हम कोई पूरा दुनिया शांत है, हमें लाओ डंडे मारने दो, सबको ईडी और सीबीआई से बाई करने दो। जब जैनजी सड़क पे चले तो कहे कि अराजकता है, एंटी नेशनल है। ये कैसी डेमोक्रेसी है? ऐसी डेमोक्रेसी तो होनी नहीं चाहिए। और एज ए होम मिनिस्टर उनको अगर पार्लियामेंट में अगर नहीं बोलने आता है तो भैया रिजिग्नेशन दे दो ना, क्या दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में सांसद नहीं है ना, दे दो। क्योंकि आपको लगता है कि वो हम जवाब भी नहीं देंगे, हम पोस्ट भी रखेंगे। मेरे अंदर से डेमोक्रेसी तो ये नहीं है। अब देखिए सरकार कितने अच्छे से चाल चल रही है। अभी पीआर मीडिया में जो न्यूज आ रहे हैं कि मोदी जी के ऊपर पूरा जनजी भरोसा कर रहा है, इस तरह से न्यूज फैलाए जा रहे हैं। जो हमने पूरा सर्वे किया है, सर्वे में मोदी जी बहुत आगे आ रहे हैं, सबसे टॉप नंबर पे हैं, पूरा जनजी उनको अभी भी चाहता है। ये इस तरह से पीआर एक्टिविटीज है ताकि किसी तरह से भारत के जनजी को जो है उनको समझ लें और जनजी इस प्रोटेस्ट से बाहर हट जाए और मुद्दा भटक जाए। ये एक तरीका सरकार अपनाती, पहले भी अपनाती थी, अभी भी अपना रही है, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको एक क्विक फिक्स के तरह नहीं, आपको एक सोल्यूशन देना पड़ेगा। हाँ, हमने बहुत कांग्रेस का ये राज देखा है ना, लोग उसमें कहते थे कि यार ये ऐसे चलाते हो, ऐसे चलाते हैं, और मुझे लगता है आज बीजेपी वही कांग्रेस बन गई है ना। आज पावर आ गया। वाजपेयी के टाइम में चलता था कि हम सीएम बनाएंगे तो हम सीएम अनाउंस करके स्टेट का इलेक्शन लड़ेंगे, और आज वो किसको किसको डालते हैं सीएम, वो दुनिया देख ही रही है। तो हमें तो लगता है ये कांग्रेस ही बन गई है, एंड ये हमारी डेमोक्रेसी नहीं है, और हमें डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। नहीं तो ये हर समय ऐसे ही करेंगे, शांत होने की वेट करेंगे, पार्लियामेंट में आएंगे नहीं और कहेंगे हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। भैया लोकतंत्र आओ और हमारे साथ डिस्कस करो, नहीं तो पार्लियामेंट में डिस्कस करो, कहीं तो डिस्कस करो कैसा लोकतंत्र है हमारा। विभूति जी अभी एक सेकंड दीजिए मुझे। अभी एक न्यूज आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में बोफोर्स वाला जो राजीव गांधी जी का केस था, वो बिना सबूत के अभाव में वो केस बंद हो गया। आपको याद है? बस इस केस के वजह से, बोफोर्स वाले घटना के वजह से राजीव गांधी जी की सरकार चली गई थी। इसी पक्ष को आप देख पाइएगा तो मनमोहन सिंह जी के ऊपर जो केस था, वो भी केस जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस फेल हो गया, इस पे कोई सबूत नहीं मिला। आप सोच के देखिए, पिछले 12 साल से सरकार ने कई ऐसे केस मुख्यमंत्री पर, अब विपक्ष के लोगों पर, एमएलएस पर, एमपी पर लगाए, आज तक किसी का कोई सबूत नहीं मिल पाया। हो सकता है 2-3% मिला भी होगा, लेकिन ईडी सीबीआई का जो रेशियो है ना, परफॉर्मेंस रेशियो जो है 99% फेलियर है। परफॉर्मेंस से सिर्फ 1 से 2% परफॉर्म कर रही है, 99% ईडी सीबीआई का फेलियर केसेस कंप्लेंट हो रहे हैं। आप सोच के देखिए, जो सरकार विपक्ष की बात इस तरीके से दबा रही है, तो फिर सरकार में डेमोक्रेसी बचेगा कैसे? सरकार की बात, जनता की बात, पब्लिक की बात उठाएगा कौन? सर विभूति जी यही बात है कि होम मिनिस्टर बोलते हैं सब घुसपैठिए आ जाते हैं, है ना, और क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं कि हमसे 2G नहीं संभला, नीट वाले को पकड़ के जेल में नहीं रख पाए। हाँ, दूसरे विपक्ष वाले को बहुत दिन तक जेल में रखे हैं पकड़ के, और जब पार्लियामेंट होता है तो भाग जाते हैं। ये कैसे होम मिनिस्टर हैं? फाइनल देखिए कल या परसों ऐसे ही प्रशांत जी का वो एक था इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो यहाँ पे जो 60% to 70% जो पॉपुलेशन है इंडिया का, वो जो है सो $1 और $2 पर डे पे रहता है ना। कहने का मतलब कि जो मास पॉवर्टी है ना, और जो पक्ष में रहता है, जो सरकार बनती है, उसको मुश्किल से 30 से 35% वोट जो है सो मिलता है। हाँ, जो सेकेंड पोजीशन वाले होते हैं, थर्ड पोजीशन वाले होते हैं, फोर्थ पोजीशन वाले होते हैं, उनको भी काफी वोट मिलता है। तो मुश्किल से 30% 35% शुरू से ही हो रहा है ये स्टैटिस्टिक। तो कहने का इसमें क्या है कि विपक्ष को राजनीति करने का मौका हमेशा रहता है, वो कांग्रेस के समय में बीजेपी विपक्ष हो। चलिए इसी बात पे हम खत्म करते हैं। विपक्ष को मौका तो रहता है, पर ईडी सीबीआई को भी साथ में मौका रहता है। बेचारे विपक्ष क्या करे? आई थिंक जेनजी को ही आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमने तो देखा है कि ईडी और सीबीआई कुछ जगह पे एक्टिव हो जाती है। जनता को पीटने की बात हो तो भाई नोएडा देख लो, बिहार देख लो, जहां देखो वहीं डंडे लगा के मारते हैं,
है ना। और जब नेता को पकड़ने की बात होती है तो आ जाओ हमारे पार्टी में, तुम्हारे खिलाफ केस है तो हमारी पार्टी में आ जाओ। तो बहुत हुआ एंड आई थिंक जेएनजी को आवाज उठानी पड़ेगी, हमें अपना डेमोक्रेसी वापस चाहिए। सो अमित शाह अगर पार्लियामेंट में अगर नहीं आ सकते तो रिजिग्नेशन दे दे, मेरी तो यही शुभकामनाएं उनके साथ कि अगर आपको लगता है कि हम इस चीज को शामिल नहीं कर सकते तो रिजाइन कर दीजिए, किसी और को आने दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।